Assalamu alaikum. This is Muhammad Danial. I am currently studying first year MBBS in King Edward Medical University, and I am from city Muzaffargarh. I got 184 marks in UHS MD-CAT, and I done my preparation from GRIP Institute Multan campus, and my aggregate was 94.97. Today video is about guidance about MD-CAT. Which prep books you followed? सबसे पहले मैं बात करूँगा कि कौन सी जो प्रिपरेशन बुक थी वो मैंने फॉलो की थी। मोस्टली मैंने प्रिपरेशन बुक पंजाब वाली पीटी भी फॉलो की थी। केमिस्ट्री फिज़िक्स हो गया वो मैंने वही से फॉलो किया था। बायोलॉजी का जो पोर्शन था वो मोस्टली मैंने पीटीबी से किया था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, सारा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने जो थे वो फेडरल से भी किए थे। जैसे वो मैं आपको बता देता हूँ, सेल वाला हो गया, मैक्रोमॉलिक्यूल्स वाला हो गया, इसके अलावा सेक्स और रिप्रोडक्शन हो गया, इंजाइम्स वाला चैप्टर हो गया, डीएनए जेनेटिक्स वाला हो गया, सेल डिवीजन वाला हो गया। ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो थे वो मैंने फेडरल से भी वो किया था। बाकी मोस्टली मेरी प्रिपरेटरी बुक जो थी वो मेरी पीटीबी ही रही थी, क्योंकि मैं यूएचएस के एग्ज़ाम में तैयार हुआ था। Which practice books you follow? तो जहाँ तक प्रैक्टिस बुक्स का ताल्लुक़ है, तो प्रैक्टिस बुक्स मैंने किप्स की थी। किप्स की प्रैक्टिस बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि उसके में जहाँ तक आपको एमसीक्यूज़ दी जाती है, साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी जाती है। उनका क्वालिटी वाइज भी मटेरियल बहुत अच्छा है, तो मैंने तो किप्स की बुक ही फॉलो की थी। लास्ट जब मंथ था, जब हमारा MD-CAT 2022 में एक्सटेंड हो गया था, तो तब जाकर मैंने ग्रिप का क्वेश्चन बैंक भी अटैम्प्ट किया था, लेकिन मोस्टली मेरा जो फोकस है प्रैक्टिस बुक का वो किप्स की बुक रहती। स्टेप्स की बुक में मैंने फ़िज़िक्स वाला फॉलो किया था, फ़िज़िक्स वाला पोर्शन। बाकी किप्स की बुक जो है ना वो बहुत सही है और आपको बहुत हेल्पफुल होगी। What was your subject-wise preparation strategy? Now we will talk about subject-wise preparation of different subjects. तो सबसे पहले मैं बात करूँगा बायोलॉजी के बारे में, क्योंकि आपका मेजर पोर्शन है, आपका 68 मार्क्स का वहाँ से आता है। उसमें जो ये होता है बायोलॉजी का पोर्शन, चूँकि अब यूएचएस का टेस्ट अब प्रोविजनल होना है, तो मोस्टली तो पीटीबी से रिलेट, मैंने उस टाइम पीटीबी से रिलेट किया था, खुद भी फेडरल से भी टच किया था। आपका चूँकि इस वक्त प्रोवेंशनल है, तो आप बेसिकली पीटीबी को टच रखें, लेकिन फेडरल के पॉइंट्स भी याद रखें, क्योंकि अगर ना भी आए ना फेडरल से या दूसरी टेक्स्ट बुक से, तो एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वो आपके वेस्ट में नहीं जाएगा। तो जहाँ तक बायोलॉजी की प्रिपरेशन का ताल्लुक है, तो बायोलॉजी की प्रिपरेशन का मेथड सिंपल है। आप माने ना माने आपको रट्टा वहाँ पर लगाना ही पड़ता है, क्योंकि 80% जो आपका क्वेश्चन, जैसे 68 मार्क्स का है अगर MCQs, तो उसमें 48 to 50 MCQs ऐसे हैं जो एग्जैक्टली बुक लाइंस होंगे, और वो बुक लाइंस आपको हूबहू आपको वैसे ही याद करनी पड़ेंगी। हाँ, कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक भी हैं जहाँ पर आपको कंसेप्ट रखने पड़ेंगे, जैसे आपका मैक्रोमॉलिक्यूल्स हो गया, सेल्स हो गए, इसी तरह। लेकिन किंगडम एनिमेलिया होगा, वो आपको रटना ही पड़ेगा कि कौन सा एनिमल है, वो किस सेगमेंट में आता है, कौन सा किस फाइलम में आता है, वो आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। इस तरह इंजाइम होगा, वहाँ पे कुछ कंसेप्ट लगते हैं, लेकिन उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो आपको वैसे याद करनी पड़ती है। डीएनए वाला चैप्टर है, वो भी कंसेप्चुअल है, वो आपको कंसेप्चुअल करना पड़ता है, लेकिन कुछ जो पोर्शन है उसका, लाइक एक्स लिंक्ड हो गया, वाई लिंक्ड डिजीज़ हो गई, वो आपको जो है वो कंसेप्चुअल करनी पड़ती है, कुछ रट्टा भी लगाना पड़ता है। तो ये बेसिकली आप ये रखेंगे, 80% आपकी बुक्स लाइन ही आती हैं, तो वो आपको एज इट आपको जो बुक लाइन में लिखा हुआ है वो ही फॉलो करना पड़ता है। नो टॉक अबाउट द स्पेक्ट बाई प्रिपरेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बेसिकली 3 पोर्शन हमारे पास होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपको MD-CAT में करनी होती है। जहाँ तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ताल्लुक है, जो कि आपके 12th पार्ट का पोर्शन है, वो आपको कंसेप्चुअल करनी पड़ेगी हर चीज़, क्योंकि अगर उसमें आपके कंसेप्ट्स हैं तो यू आर द गॉड ऑफ द सब्जेक्ट। बिकॉज क्योंकि जैसे बहुत सारे मैकेनिज़्म होते हैं, फिर रिएजेंट ऐड करने से उन मैकेनिज़्म पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये चीज़ें होती हैं, ये कंसेप्ट से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका मेजर पोर्शन होता है केमिस्ट्री का। 56 MCQs, अगर 54 MCQs हैं तो उसमें से 30 to 35 MCQs आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आनी है। बाकी होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, उसकी प्रिपरेशन के जहाँ का ताल्लुक है, वहाँ पर आपको रिएक्शन आपको रिमेंबर करने पड़ते हैं, मेमोराइज करने पड़ते हैं। उसका पूरी कंसेप्ट से बोले, जैसे एल्यूमिनियम के रिएक्शन हो गए, लिथियम के रिएक्शन हो गए, ऑक्सीजन वाटर के साथ आपने कैसे वो करना है, सारा वो आपको एज इट इज़ जो आपकी बुक में लिखा है वो करना है, ठीक है ना। लेकिन इनऑर्गेनिक का कंसेप्चुअल पोर्शन भी है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये चीज़ें आपको कंसेप्ट के हिसाब से चलनी पड़ती हैं, उसके फैक्टर कौन से इफेक्ट करते हैं उन पर। तो ये उसका कंसेप्चुअल पोर्शन हो गया, वो उसमें आपको आपके कंसेप्ट पक्के करने पड़ेंगे। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें आपका बोर्स मॉडल वाले, एटम्स वाले आ गए, इसके अलावा स्पेक्ट्रोमीट्री आ गई, आपकी लाइट रिएक्शन वगैरह, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपको कंसेप्ट से लेकर चलनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत सारा हद पार्ट मैथमेटिकल होता है, और मैथमेटिकली बहुत पूछते हैं, बहुत ही एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं ये वाले टॉपिक। ऑर्गेनिक के बाद फिजिकल केमिस्ट्री उसके फेवरेट होती है एग्जामिनर के। सो हमारे टाइम भी बहुत ही फिजिकल केमिस्ट्री से आए थे क्वेश्चन,
तो उसको भी आपने कंसेप्ट से लेकर ही चलना है। सो जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स बेसिकली कंसेप्ट्स की सब्जेक्ट है। वो आपको पूरे उसमें कंसेप्ट्स बिल्ड करने पड़े। कंसेप्ट्स कैसे बिल्ड करने हैं, जैसे मैंने बायोलॉजी में बताया, जैसे मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया। कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए अब आजकल तो इन्फॉर्मेशन की वर्ल्ड है, इर्द गिर्द फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, वी आर फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो आप यूट्यूब से लेक्चर देखें, इंडियन लेक्चर्स देखें, वो बहुत अच्छे हैं। वह ख़ासतौर पे वन शॉट वीडियोज़ अगर आप सर्च करें कोई भी टॉपिक लेकर फिज़िक्स का या केमिस्ट्री का, तो वो आपको मिल जाएंगे और वो आपको बेहतरीन पढ़ाते हैं। इवन के पाकिस्तानी टीचर भी, अब जैसे कि फ़िज़िक्स इन सेकंड्स हो गया, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो मतलब इसमें आपको सिर्फ कंसेप्ट रखने पड़ते हैं, रट्टे वाली चीज़ें होना ही, मतलब जैसे आप 2022 का पेपर उठाएं, 2019 का उठाएं, 2020 का उठाएं पीएमसी का पेपर, तो आप देखेंगे फिज़िक्स में आपको रट्टे वाली कोई चीज़ें मिलेंगी नहीं, वो आपको कंसेप्ट के साथ वहाँ पर वो करता है। और मोस्टली बच्चे फेल ओवर भी जो होता है वो फिज़िक्स में ही होता है। तो फिज़िक्स के कंसेप्ट पर करने के लिए आप यूट्यूब से कंसल्ट करें, गूगल वगैरह पे जाएं, अपने टीचर की जो नोट्स हैं वो देखें, प्रैक्टिस करें, जैसे कि मैंने बताया किप्स की बुक्स है। तो ये मतलब हेल्पफुल मटेरियल हो सकता है फिज़िक्स को वो करने के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश जो होती है उसमें आपको बेसिकली जो ग्रामर पोर्शन है ना, वो मोस्टली पोर्शन है, वो रूल्स हो गए, जैसे सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट हो गए, ये नाउन्स हो गए, प्रोनाउंस हो गए, एडजेक्टिव एडवर्ब्स। तो उसमें आपको ना मतलब कि रूल्स को अप्लाई करना बेसिकली आना चाहिए। रूल्स आते सबको, हर कोई याद भी कर लेता है लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते। उसका मेथड ये है, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन करें, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप इंग्लिश की आप किप्स की बुक उठा लें। जैसे मैं करता था, मैं किप्स की बुक्स उठा लेता था। मैं जैसे सब्जेक्ट वाला एग्रीमेंट मैंने पढ़ा, सारे रूल्स मैंने एक दफ़ा देख लिए, फिर मैं किप्स की बुक उठाकर उसको अप्लाई करता था। किप्स की बुक का बेनिफिट ये है कि आपकी जो बेसिकली ये टेक्स्ट बुक है वहाँ से वो उन्होंने लाइन्स उठाई हुई हैं। तो जैसे कि यूएचएस का मॉड्यूल रहता है, यूएचएस का सिस्टम रहता है, वो कहते हैं कि भाई वो बुक से लाइन उठाते हैं। तो अगर आपको रूल अच्छे होंगे, रूल पर आपकी ग्रिप होगी, तो आप वो ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आप जिस तरह मैं करता था, आप रूल्स को पढ़ें, उनको बेस ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें कि जहाँ से भी आपको मटेरियल इंग्लिश का मिलता है उसको अप्लाई करें। मोस्टली मैं किप्स की बुक प्रेफर करूँगा। अगेन वही रीज़न है कि वो टेक्स्ट बुक आपकी उठाते हैं, टेक्स्ट बुक से उनका मटेरियल है काफ़ी ज़्यादा। सो वो एक दफ़ा पढ़ के अगर आप उसको फौरी उसको सॉल्व कर लेते हैं उनकी एमसीक्यूज़, तो जिस तरह मुझे बेनिफिट हुआ आपको भी इसका बहुत बेनिफिट होगा। तो जहाँ तक ताल्लुक है कि कौन सी बुक्स किप्स की फॉलो करनी चाहिए, तो प्रैक्टिस बुक भी आप देखें, प्रेप बुक भी देखें उनकी, क्योंकि वो बहुत अच्छी लिखी हुई है। जो उनकी प्रेप बुक है उनमें अगर एक रूल बताया गया तो साथ साथ उसकी एग्जांपल लिखी गई, और वो एग्जांपल भी आपकी टेक्स्ट बुक से ही उठाए गए हैं। जहाँ तक वोकैब का ताल्लुक है, वोकैब के लिए मैं सर सलमान वहीद साहब की बुक है वो, उसमें मैं आपको वो रिकमेंड करूँगा। मैंने भी वही की थी, क्योंकि उसमें ये है, एक अगर वर्ड लिखा हुआ है तो साथ में उसकी प्रेजेंटेशन भी बनाएगी, उसकी पिक्चर भी बनाएगी, उस वर्ड का मीनिंग क्या है। सो चूँकि हमारी मेमोरी बेसिकली वर्क करती है इमेजिनेशन की बेस पर, तो जो आप वर्ड पढ़ेंगे साथ ही उसकी इमेज देखेंगे तो आपको मेमोराइज़ करना, याद करना वो आसान रह जाएगा बहुत ज़्यादा। और अगर ये जिस तरह 210 वर्ड्स हैं मेरे ख्याल से, वही आप कर लें तो वो आपके लिए मोर देन सफिशेंट है। जो कि यूएचएस के 210 वर्ड्स हैं वो आप कर लें, वो आपके सफिशेंट है वोकैब के लिए। और वोकैब का पोर्शन जो है वो हमारे टाइम 7 एमसीक्यूज़ आए थे वोकैब में, तो टोटल 18 मार्क का था, 7 वोकैब से आया था। वोकैब का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सर सलमान वहीद साहब की जो बुक है वो कंसल्ट करें, क्योंकि उससे इमेजिनेशन भी आपकी बढ़ेगी और आपको मेमोराइज भी ईजिली हो जाए। Which online resource you use during your prep? एज़ फार एज़ द ऑनलाइन रिसोर्सेज आर कंसर्न, तो एज सच तो मैंने कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ नहीं किए थे। हाँ, जो फ़िज़िक्स के मेरे चंद एक चैप्टर वीक थे, उसके लिए मैंने फ़िज़िक्स इन सेकंड, इसके अलावा एक इंडियन चैनल है फिज़िक्स वाला, वहाँ पर सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो साथ साथ क्वेश्चन भी करवाते हैं, पढ़ाते भी हैं, क्वेश्चन भी करवाते हैं। तो ये आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और बायोलॉजी का एज सच मैंने कोई वो नहीं किया था, क्योंकि हमारे जो सर थे उधर ग्रिप इंस्टीट्यूट में, सर आबिद उमर, उनने बहुत अच्छे हमें पढ़ाई थी। वो चारों जो टेक्स्ट बुक थी, पीटीबी हो गई, फेडरल हो गई, सिंध टेक्स्ट बुक, पंजाब लोसन टेक्स्ट बुक, वहाँ से वो कंसल्ट करके पूरी नोट्स बना के आते थे। उन्हीं के हम नोट्स उतारते थे, वो हमें देते भी थे स्लाइड्स, तो वो हमारे लिए मोर देन सफिशेंट थी। बाकी आप देखें तो मेरे बहुत सारे दोस्त बताते हैं कि विधांतु एक चैनल है इंडिया का, वहाँ पर मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि इंडियन जो है वो इस मामले में हमसे काफ़ी थोड़े से आगे हैं कि वो ना सारा मतलब मटेरियल आपको, इवन कि आप अगर उनसे पढ़ेंगे तो आप जब MBBS इंशाल्लाह आपका होगा तो आपको लगेगा कि हाँ यार, उनसे जो पढ़ा था वो हमें यहाँ भी बेनिफिट कर रहा है। बाकी रह गई केमिस्ट्री की बात। केमिस्ट्री के लिए भी ऐसा तो कोई नहीं था, लेकिन सर अरविंद अरोड़ा हैं,
वो भी वेदांतु चैनल पर पढ़ाते हैं। उनकी वीडियोज़ हैं वन शॉट वीडियो। जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, आप लिखिए यूट्यूब पर सर अरविंद अरोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर वन शॉट वीडियो, वो 1 या 1.5 घंटे की वीडियो, उसमें वो आपको MCQs भी करवाते हैं, पूरे कंसेप्ट भी बताते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो सारे उनके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके होते हैं, इजी, मॉडरेट, हार्ड लेवल, वो सब करवाते हैं। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इंग्लिश के लिए ऐसा सच कोई चैनल आज तक मुझे नहीं मिला, और ना ही मैंने कंसल्ट किया, क्योंकि मैंने बुक्स पढ़ी थी, किप्स की बुक हो गई, फिर सर अजीम जो हमारे उधर टीचर थे उनके नोट्स थे, वो मैंने पढ़े थे, तो वो मुझे लगा था। बाकी अब मेरे ख्याल से इंग्लिश आपकी हो ही जाएगी। मोस्टली इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, जो आपके कंसेप्ट हैं, जो कि आपके रूल पढ़े हैं, आपने उनको अप्लाई करना होता है, और वो प्रैक्टिस से आता है। वो किसी आप अपने टीचर की बात सुने जो आपको आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस रूल पढ़े, उनको अप्लाई करें, बस इंग्लिश के लिए यही बस वो काफ़ी है। बाकी उसके लिए एज सच ऑनलाइन रिसोर्स तो मुझे नहीं मिला। What was your MDC AT routine? मैं अपनी बात करूँगा अपनी MD का रूटीन के बारे में। तो MD का रूटीन का जहाँ तक जो मेरी MD का रूटीन इस तरह थी कि हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होती थी वो दिन के टाइम होती थी। तो दिन के टाइम स्टार्ट होती थी 1 से 6 बजे तक, तो वो तो सारा हमारा टाइम इंस्टीट्यूट में गुजरता था। 7 बजे हम घर वापस आते थे, तो सबसे पहले टेकिंग अ लिटिल बेड रेस्ट। मैं ना थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं बेसिकली स्टार्ट कर देता था अपनी प्रिपरेशन। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरा कल 4 चैप्टर का टेस्ट है, तो 1 या 2 चैप्टर मैं रात को कर लेता था, ठीक है। जो और मैं स्टार्ट करता था हमेशा डिफ़िकल्ट टॉपिक से, क्योंकि इजी टॉपिक हर किसी को आ जाते होते हैं। डिफ़िकल्ट टॉपिक से आप स्टार्ट करोगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर आप इजी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे तो वो तो चूँकि मोस्टली आपको आ जाते होते, तो लेजीनेस आपकी बढ़ेगी। सो हमेशा स्टार्ट करें डिफ़िकल्ट टॉपिक से। मैं भी डिफ़िकल्ट टॉपिक स्टार्ट करता था। बाकी सुबह सुबह मेरी आदत थी, मैं जल्दी उठ जाता था। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं स्टार्ट कर देता था 5-6 बजे, और फिर मैं 10-11 बजे तक मतलब कंटिन्यूसली पढ़ता था। कंटिन्यूसली पढ़ने का मतलब ये है मैं साइंटिफिकली स्टडी करता। साइंटिफिकली स्टडी ये कि मैं घंटा पढ़ता था, फिर मेरी 10 मिनट की ब्रेक होती थी। अभी भी मेरी रूटीन ये, इवन कि MBBS में भी मैं घंटा पढ़ता हूँ और अब 10-20 मिनट की मेरी ब्रेक होती है, ताकि मैं अपने आप को रिफ़्रेश कर सकूँ। तो आप एक टाइप इस रूटीन को आप फॉलो करें मेरी तरह, कि आप छोटे छोटे टास्क संभल कर लें कि 1 घंटे में मैंने 1 चैप्टर करना है, फिर अपने आप को 10 मिनट ब्रेक दें, उसमें आप कुछ खा लें, अपना सेल आपको यूज़ करना है वो कर लें। तो मैं तो इस तरह करता था, और ये बहुत ही प्रोडक्टिव मेथड है, इससे बहुत बेनिफिट होता है बंदे को। तो दूसरी बात जहाँ तक है इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि आप पहले पढ़ के जाते थे या नहीं पढ़ के जाते थे। तो पढ़ के जाता था मैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ के जाता था। फिज़िक्स में पहले पढ़ के जाता, बायोलॉजी में पहले पढ़ के जाता था, केमिस्ट्री वहीं से मैं पढ़ता था। लेकिन आप ये याद रखें, अगर आपने सक्सेस हासिल करनी है तो 2 चीज़ें आप फॉलो करें। आप डेली का काम डेली करें, जो आपको इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है। मैं भी ऐसे करता था कि जो भी डेली का हम 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाएं, आप वो डेली पढ़ें। साथ साथ आपका जो अगले दिन टेस्ट है वो प्रिपेयर करें। बाकी अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप एक्स्ट्रा पढ़ के जाए 1 दिन पहले जो सर ने पढ़ाना है, ताकि आपको ईजिली चीज़ें अंडरस्टैंड हो। लेकिन ये तो आपने रूल लाजमी फॉलो करना है। डेली का आपने डेली पढ़ना है जो सर ने आपको पढ़ाया। टेस्ट सेशन जो आपका टेस्ट है अगले दिन, वो आपने तैयार करके जाना है। और जो फिर लास्ट अटैम्प्ट में जो लास्ट 1 या 2 महीने बनता है आपके, जो एक्सट्रीम टेस्ट सेशन स्टार्ट होता है रैपिड वाले, उसको आपने दिलो जान से देने हैं। आपने वो मतलब पूरे अपना लास्ट एग्ज़ाम समझ के देना है। तो जहाँ तक टेस्ट की बात है, तो मेरी कंसिस्टेंसी आपकी ज़रूरी है। मैं जो टेस्ट देता था लास्ट ईयर के, तो लास्ट मतलब जो मंथ के होते थे हमारे एक्सट्रीम टेस्ट FLP, उसमें मेरे जो थी कंसिस्टेंसी वो ये थी, मैंने 185, 184 इस तरह मेरे मैक्सिमम मार्क 190 आए थे एक टेस्ट में बस। लेकिन 184, 185 मेरी कंसिस्टेंसी थी। आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। ये नहीं अगर एक टेस्ट में आपके 198 आ रहे हैं, दूसरे टेस्ट में फिर आपके 100 आ गए, फिर 150, फिर आपके हाई आ गए। नहीं, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। आपके 180 मार्क्स आते हैं, 180 ही आने चाहिए हर टेस्ट में, ज़्यादा होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। बाकी ये उसी वक्त होगा जब आप फुल एम के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ अपने टेस्ट ईयर में अपेयर होंगे, और अपनी इंस्टीट्यूट पर बिलीव रखे हुए जो टेस्ट सेशन आपका साइन किया है वो बहुत अच्छा होता है, उसको पूरा दिलो जान से फॉलो करें, और हर टेस्ट को अपना लास्ट टेस्ट समझ कर दें। तो इंशाल्लाह आपका ये जो सफ़र होगा MD कैट का, How to deal with mistakes during MDCAT preparation. हाउ टू डील विद द मिस्टेक। तो जहाँ तक मिस्टेक से डील करने की बात है, जो भी सारा आपको डिस्कशन करवाते हैं, आपकी मिसाल के तौर पे 10 MCQs गलत हो गए टेस्ट में, 20 गलत हो गए, आप उन MCQs को नोट डाउन करें। जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर 2 गलत हो गया, 10 गलत हो गया, इस तरह उनके फिर लॉजिक लिखें आप, जो सर ने आपको बताया है। घर जाके फिर देखें खुद उनको कि भाई हाँ ये MCQs थी मेरी गलत, और फिर उसके बारे कंसेप्ट पक्का करें। फिर भी पक्का ना हो तो अगेन यूट्यूब से कंसल्ट करें, गूगल से कंसल्ट करें, पक्का करें, अगेन टीचर से पूछें। फिर इस तरह ये होगा वो MCQs आप दोबारा गलत नहीं करेंगे।
एक रजिस्टर बना लें, मिस्टेक रजिस्टर, उसमें जो भी आपके MCQs गलत हुई है टेस्ट में वो आप नोट डाउन करते जाएँ, उसके रीज़न लिखते जाएँ, और जो नेक्स्ट आपका टेस्ट हो उसी सब्जेक्ट से मुताल्लिक, उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो एक मिस्टेक बुक को आप देख लें कि मैंने लास्ट टाइम ये मिस्टेक की थी, अब मुझसे ये मिस्टेक हुआ।